नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक का चैप्टर 1 नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड। आपके बुक में सबसे पहले में ये डायग्राम बनाया हुआ है और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले उस बुक में पूछा गया है, वेयर डू यू सी द बर्ड्स? चिड़ियाएं आपको कहाँ दिख रही हैं? ये देखिए, यहाँ दिख रही हैं। वेयर इज द काउ ग्रेजिंग? तो गाय यहाँ पे घास चर रही है, यानी लैंड पर। और चिड़िया कहाँ थी आपकी? स्काई में, आसमान में। दोनों चीजों को अभी मैं नोट करता हूं। आगे है, लोकेट द ट्रीज एंड द रोड। कहाँ है यहाँ पे ट्रीज और रोड? यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ रही रोड, ट्रीज, और उस पर कार भी दिखाई दे रही है, यानी वो भी कहाँ पे आपकी? लैंड पर। अगला है, वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम? हाउ डज इट फ्लो? तो रिवर हमें दिख रही है कि भाई रिवर किससे आती है? आसमान से आती है ना, स्काई से। और फ्लो कहाँ कर रही है? लैंड पर। और है बनी किससे है? वाटर से। अगला है, वेयर इज द एरोप्लेन? एरोप्लेन कहाँ है? यहाँ पर इस गोले में कट गया। यहाँ पे अगर आप अपनी बुक में देखोगे, यहाँ पे एक एरोप्लेन है, यानी एरोप्लेन कहाँ है? स्काई में। वेयर आर द फिशिंग? फिश तो आपको बिल्कुल साफ दिख रही होंगी। फिश है हमारी वाटर में। तो एक और एलिमेंट हमें मिल गया, वो है आपका वाटर। ऑन वर्ड इज द सेल बोट फ्लोइंग? सेल बोट, सेल बोट क्या होती है? हमारी ये बोट, ये फ्लोट कर रही है हमारी दोबारा से वाटर में। प्यारे बच्चों, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उससे हम इतना तो कंक्लूड कर सकते हैं कि इस अर्थ में जो भी चीज़ है वो तो या तो एयर में है, ये वाटर में है, ये लैंड में है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज लैंड, एयर एंड वाटर। लैंड को हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, एयर को हम एटमॉस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, और वाटर को हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। एक बात बताइए सर, ये लैंड, एयर और वाटर ठीक तो था, फिर ये लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये इतने कॉम्प्लिकेटेड नाम क्यों दे दिए? देखो भाई, जो वाटर है, आपके घर में जो बाल्टी में पानी है उसे भी आप वाटर कहोगे। आपके गिलास में जो आप पानी पीते हो उसे भी वाटर कहोगे। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो पूरे ही अर्थ की वाटर की बात हो रही है। मतलब जितना भी वाटर हमारे ओशियंस में, सीज में, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, या फिर ग्लेशियर्स में, आइस के फॉर्म में, जो भी वाटर है इस अर्थ पर, सारा का सारा वाटर कहलाता है हाइड्रोस्फीयर। आपने एक शब्द सुना होगा स्फीयर, वो क्या होता है सर जी? गोला। हाँ बिल्कुल, बॉल की तरह जो शेप होती है उसे कहते हैं स्फीयर। हमारी अर्थ की शेप भी एक स्फीयर है, यानी बॉल की तरह है। तो इस अर्थ रूपी बॉल के अंदर जितना भी पानी है उसे कहते हैं हम हाइड्रोस्फीयर। जो इस स्फीयर के अंदर जितना भी एयर है उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर, और जितनी भी इस स्फीयर में लैंड है उसे कहते हैं हम लिथोस्फीयर। अब एक ट्रिक भी आपको बता देता हूँ इसे याद करने की। देखो, L फॉर लैंड एंड L फॉर लिथोस्फीयर, A फॉर एयर और A फॉर एटमॉस्फेयर, और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। यहाँ से हम याद रख सकते हैं हाइड्रोस्फीयर को, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का यूज होता है। अगर हम बात करें अर्थ के सरफेस की, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो उसमें लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लेकिन एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सरफेस की। सरफेस यानी सतह। यहाँ पर आपको बगल में एक अर्थ दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे कि इस अर्थ में लैंड और वाटर किस प्रोपोर्शन में है, उसे हम एक पाई चार्ट के द्वारा समझेंगे। इस पाई चार्ट में आप देख पा रहे हैं हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर हमारा बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर रहा है, जबकि लिथोस्फीयर बहुत छोटा सा पोर्शन कवर कर रहा है। अब
आप सोचेंगे कि भैया कितना इस अर्थ में हमारा जो है वाटर कितना होगा और लैंड कितनी होगी। तो मैं आपको बता दूं, वाटर हमारी अर्थ का 71% ऑफ एरिया कवर कर रहा है, जबकि लैंड केवल 29%, यानी 100 में से 79 माइनस 71 माइनस करोगे तो 29 बचेगा। अगला टॉपिक है हमारा बायोस्फीयर। अभी तक हमने पढ़ा है कि अर्थ में पाए जाते हैं एयर, वाटर और लैंड, और ये तीनों ही चीजें नॉन लिविंग थिंग्स हैं। पर क्या अर्थ में केवल नॉन लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं? नहीं ना, अर्थ में लिविंग थिंग्स भी पाई जाते हैं, बल्कि अर्थ तो नॉन लिविंग थिंग के कारण ही जानी जाती है। अर्थ पूरे यूनिवर्स में एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां पर कि लाइफ के बारे में पाया गया है। अब जो हमारी लिविंग थिंग्स है, इसमें होते हैं हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, फिशेस, बर्ड्स और भी बहुत सारी चीज़ें। ये जो हमारे नॉन लिविंग थिंग है और लिविंग थिंग्स हैं, दोनों को मिला के हमारा कहते हैं बायोस्फीयर। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि इस सीनरी में आपको एक डियर दिख रहा है। इस डियर को सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत है। अगर इसे प्यास लगती है तो पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये रहता है लैंड पर और खाता है इन ग्रास को, तो इसको इस लैंड की भी ज़रूरत है। तो इस सीनरी में आपको जो ये डियर है यानी लिविंग थिंग है, और एयर, वाटर और लैंड, ये तीनों नॉन लिविंग थिंग है। ये पूरी सीनरी को हम कह सकते हैं बायोस्फीयर। टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेयर। Atmosphere is a layer of air that surrounds the earth. यानी एटमॉस्फेयर हवा की एक परत है जो कि अर्थ के चारों तरफ लगी हुई है। अच्छा सर, जैसे हमारी टॉफी के बाहर में रैपर लगा होता है? बिल्कुल सही। जैसे टॉफी के बाहर का रैपर उसे बाहर की गंदगी से और गीला होने से बचाता है, ठीक उसी प्रकार हमारी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो भी अर्थ को बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। अब हम एटमॉस्फेयर को तो जान गए हैं, लेकिन हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर को जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। इन्हीं चेंजेस के बेसिस पे हमने इसे 5 लेयर्स में बांटा है। कौन सी हैं वो 5 लेयर्स? आइए देखते हैं। पहली लेयर है हमारी ट्रोपोस्फेयर। ये जो हमारी धरती का सरफेस है, ये जहाँ पे हम बैठ सके हैं, यहाँ से लेकर ऊपर बादलों तक, ये पूरा जो हवा का एरिया है इसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। अगली लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर होती है, और अगर आप में से किसी ने हवाई यात्रा की होगी तो उस वक्त जब हमारा एरोप्लेन बादलों के ऊपर उड़ रहा होता है, उस समय हम स्ट्रेटोस्फेयर में ही होते हैं। अगली लेयर हमारी है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर होती है, और यहाँ पर आप मेटियोर्स देख सकते हो। सर, ये मेटियोर्स क्या होता है? टूटता हुआ तारा का नाम सुना है? वही होते हैं मेटियोर्स। पर दरअसल में वो कोई सच में कोई तारे नहीं टूट रहे होते। हमारे जो यूनिवर्स है उसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स या मेटेओराइट्स के नाम से जानते हैं। ये जब हमारी अर्थ के अंदर आते हैं तो फ्रिक्शन के कारण यानी घर्षण के कारण इनमें आग लगनी शुरू हो जाती है, जिसे कि हम टूटते हुए तारे के नाम से जाने लगते हैं। इसके जस्ट ऊपर है आयनोस्फेयर। इस लेयर का नाम आयनोस्फेयर इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। सर, चार्ज पार्टिकल्स कैसे होते हैं? देखो, उनमें से कुछ पार्टिकल्स पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है और कुछ पर नेगेटिव चार्ज होता है, और हमारी अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल से हम इन चार्ज पार्टिकल्स को
चमकते हुए देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, और इसे हम ऑरोरास के नाम से जानते हैं। इससे जस्ट ऊपर जाते हैं तो हम आते हैं एक्सोस्फीयर में। एक्सोस्फीयर में हमारी सैटेलाइट्स घूमती हैं। कौन सी सैटेलाइट्स सर? अरे, जिनसे हमारी टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट चलता है, यही सारी सैटेलाइट्स। एक्सोस्फीयर हमारी एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी लेयर है। अब एटमॉस्फेयर की इन पांचों लेयर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। जो ट्रोपोस्फेयर हमारा है, इसमें 80% ऑफ एयर होता है। तो सर 20% क्या चीज़ होती है? भाई 20% में वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमें क्लाउड्स के फॉर्म में दिखते हैं। वहीं जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं तो एयर घटकर मात्र 18% रह जाती है। और इसीलिए हमने जो अभी देखा था कि एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर एयर से होने वाली रुकावट बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण हमारे प्लेन इजीली मूव कर पाते हैं। अगर और ऊपर मीजोस्फेयर में जाएं तो यहाँ ये एयर घटकर मात्र 3 से 8% रह जाती है। और एक्सोस्फेयर और आयनोस्फेयर, इनमें बिल्कुल भी एयर नहीं होती है। तो अगर आप इसमें एक चीज़ नोटिस करें कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एयर लगातार घटती चली जा रही है। अच्छा सर, इसीलिए क्या जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, यानी ऊंची पहाड़ियों पे जाते हैं, तो वहाँ पर सांस लेने में दिक्कत होती है? हाँ, इसीलिए हमारे जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले जाते हैं। अगला भाई ये क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द एयर मेड अप ऑफ? सर, एयर तो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। हाँ, बिल्कुल सही, ये बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। एयर बनी हुई है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल के मिक्सचर से। और इसमें जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एयर में नाइट्रोजन 78% है, जबकि ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड केवल 0.03% है। एयर हमारा रिसोर्स है, यानी एयर में पाई जाने वाली सभी गैसेस भी हमारे लिए किसी न किसी तरीके से यूज़फुल है। आइए जानते हैं सभी गैसेस के यूज़ एक एक करके। तो सबसे पहली हमारी जो गैस है वो है नाइट्रोजन, एंड इसका यूज़ है, इट हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू बिल्ड प्रोटीन्स। जो हमारी दालें होती हैं, ये हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसके अलावा मिल्क, एग्स, ये भी प्रोटीन रिच डाइट्स होती हैं। अगला, नाइट्रोजन इज यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। सर, ये अमोनिया क्या चीज़ है? भाई, जो हमारे घर में जो टेबल को, फर्श को साफ करने में जो लिक्विड सा यूज़ किया जाता है ना, उसे हम अमोनिया कहते हैं। अगला यूज नाइट्रोजन का है, इट इज यूज्ड इन एयर टाइट पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ्स। हम बाहर से जो कुरकुरे, चिप्स, लेज के पैकेट लाते हैं, उसमें हम देखते हैं हवा भरी होती है। ये हवा नाइट्रोजन ही होती है। सर, नाइट्रोजन ही क्यों होती है? नॉर्मल एयर डाल देते? नहीं, नॉर्मल एयर नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी होती है, जो कि हमारे खाने को खराब कर देती है। इसीलिए ताकि हमारा खाना लंबे समय तक चल सके, हमें उसमें नाइट्रोजन डालनी पड़ती है। अगली गैस है हमारी ऑक्सीजन। इस गैस से तो आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि इसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते। तो पहला यूज है इसका इन रेस्पिरेशन, यानी हमारे सांस लेने में काम आती है। दूसरा यूज है इसका फॉर कंबशन। तो एक कंबशन क्या चीज होती है, जानते हैं। बगल में इस डायग्राम में आपको कुछ लकड़ियां जलती हुई नजर आ रही हैं।
ऐसे कोई भी चीज़ जल सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत कम टेम्परेचर में ही जल जाती हैं, जैसे कि पेट्रोल केवल एक चिंगारी पकड़ के ही जल जाता है, जबकि लकड़ी को काफ़ी टेम्परेचर चाहिए होता है जलने के लिए। ऐसे ही कोई भी सब्सटेंस जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लगता है, तो वहाँ पे से हमारी उस पर आग लगने लगती है। इसी पूरे प्रोसेस को हम कंबशन के नाम से जानते हैं। अगली गैस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। इससे भी आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि इसे हम दिन भर एक्सहेल कर रहे हैं। इसका पहला यूज है इन फोटोसिंथेसिस। सर फोटोसिंथेसिस ये नाम तो सुना सा लग रहा है, लेकिन सर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। अभी बताते हैं। भाई बगल में ये प्लांट जो आपको दिख रहा है ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। कैसे कर रहा है? ऊपर में होता है जो हमारा सन, इस सन से आती हैं सन रेज यानी लाइट। जब लाइट आती है तो ये प्लांट अपनी रूट से लेता है वाटर और हवा में से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इन दोनों का रिएक्शन करा के बनाता है ग्लूकोज यानी अपने लिए फूड। इस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। अगला यूज, द कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स आपने अपने स्कूल के बिल्डिंग या हॉस्पिटल्स या फिर वैन्स और बसेस में लगे हुए देखे होंगे। ये फायर एक्सटिंग्विशर्स आग बुझाने के काम में आते हैं। जब भी कहीं पर आग लग जाती है तो हम इस नोज़ल को दबाते हैं, तो यहाँ से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हमें जैसे कि पता है कि ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को जलाने के सहायक होती है, उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने के काम आती है। अगली गैस हमारी है इनर्ट गैसेस। सर ये इनर्ट गैसेस मतलब बहुत सारी गैसें हैं क्या? हाँ भाई, ये इस तरह की गैसेस होती हैं जो किसी भी दूसरी गैस के साथ में रिएक्ट नहीं करती हैं। सर रिएक्ट नहीं करती हैं मतलब? भाई देखो, आपको अभी मैंने बताया नाइट्रोजन के बारे में और ऑक्सीजन के बारे में भी बताया। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं यानी मिल जाते हैं, तो वो बनाते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाम की गैस, जिसके बारे में भी अभी हमने पढ़ा था। इसी प्रकार से एक एलिमेंट होता है कार्बन, और कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो बनती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो ये इनर्ट गैसेस होती हैं ये किसी भी दूसरी गैस के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करती। ये सिंगल ही खुश हैं, इन्हें कोई फ्रेंड नहीं चाहिए। कुछ इनर्ट गैसेस के नाम आपको बताता हूं, जैसे कि हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन। जानते हैं इन गैसेस के बारे में एक एक करके और इनके यूजेस के बारे में भी। अच्छा सर, ये जो गैसेस हैं ये कुछ एलियन की तरह नाम नहीं है इनके? भाई बिल्कुल एलियन की तरह नाम है, और बल्कि ये जो गैसेस हैं ये हमारी ज़िंदगी को जगमगा देती हैं। आप कभी रात को बाजार में जाते होंगे तो आपने कभी दुकानों के आगे रंग बिरंगी सी लाइटें लगी हुई देखी होंगी। दरअसल में उसके जो बल्ब होते हैं जहाँ से लाइट निकल रही होती है उनके अंदर ये गैसेस भरी होती हैं। समझिए इस इमेज से, यहाँ पर कुछ बल्ब्स दिखाई दे रहे हैं। पहली वाली बल्ब्स के अंदर हीलियम भरा है, दूसरी के अंदर नियॉन भरा है, तीसरी के अंदर आर्गन, ये इसके अंदर क्रिप्टॉन और पांचवी के अंदर ज़ेनॉन। ये जब इनसे बिजली पास होती है तो यही सारे बल्ब अलग अलग रंग में जलने लगते हैं। पहली गैस है हमारी आर्गन, और इसे इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज किया जाता है। कौन सा सर? जो हम घर में जलाते हैं, बिल्कुल वही बल्ब। अगली गैस है हमारी हीलियम। हीलियम इज यूज्ड इन ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर्स।
जो बहुत सारी हमारी मशीन्स होती हैं अधिकतर फैक्ट्रीज में, वहाँ पर उनको ठंडा करने के लिए हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड हीलियम बहुत ठंडी होती है। अगला यूज़ है फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन द एयरशिप्स। सर एयरशिप्स क्या होते हैं? ऐसे होते हैं एयरशिप। ये देखिए यहाँ पे ये एयरशिप है जिसमें कि हीलियम गैस भरी जा रही है, और एक बार ये हीलियम गैस भर जाती है तो एयरशिप इस तरीके से हवा में ऊपर चला जाता है। ये हीलियम गैस बहुत हल्की होती है, इसलिए आसानी से ऊपर उठ सकती है। और तीसरा यूज है इसका एयर बलून्स में। हाँ जी, वही बलून्स जिन्हें कि आप बचपन में देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। ये बलून हमेशा हवा में ही रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें हीलियम गैस भरी हुई होती है। अगली गैस हमारी है नियॉन। ये हमारे डेकोरेटिव लाइट्स में यूज़ की जाती है। भैया आप मार्केट में रात को जाते होंगे तो वहाँ पर आपने इस तरह की जगमगाती हुई लाइटें लोगों के बैनर पर, पोस्टर पर जरूर देखी होंगी। दुकानों के आगे भी होती हैं। ये जो लाइटें होती हैं, ये लाइटों के पीछे जो होता है वो ये नियॉन, आर्गॉन और ये हमारी इनर्ट गैसेस ही होती हैं। अगली गैस हमारी है क्रिप्टॉन। इसे हम फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में यूज़ करते हैं। CFL नाम आपने सुना होगा, उसके अंदर फ्लोरोसेंट गैस भरी जाती है। अगली गैस है हमारी ज़ेनॉन। ये हमारी फ्लैश फोटोग्राफी में यूज़ होती है। बगल में जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, इस चीज़ में हमारा ज़ेनॉन का ही काम है, जो कि एक फ्लैश लाइट के रूप में यूज़ किया जा रहा है। अगला टॉपिक है हमारा एयर पॉल्यूशन। भाई एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, इसके बारे में तो आप सब लोग अच्छे से जानते ही होंगे। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? स्मोक है। और किस किस चीज से स्मोक होता है? स्मोक यानी धुआं व्हीकल से भी होता है। और किससे? हाँ सर, हमारे घर के पड़ोस में एक आंटी है, वो जब कोई अपना कूड़ा जलाती है उससे भी धुआं आता है। बिल्कुल सही, यानी गार्बेज को जब हम जलाते हैं तो उससे भी धुआं आता है। तो भाई ये जो हमारा स्मोक है ये कहाँ कहाँ से आता है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स। सर इनकम्प्लीट कंबशन, अभी तो आपने कहा कंबशन मतलब जलना, तो फिर ये इनकम्प्लीट और कंप्लीट कुछ दो तरह का होता है। बिल्कुल सही, हमारा कंबशन दो तरीके से हो सकता है, एक इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट। अगर कोई चीज पूरी तरीके से ऑक्सीजन का यूज करती है और पूरी तरीके से जलती है तो वो धुआं नहीं छोड़ती है। जैसे कि आपके घर में जो गैस जलती है वो कभी धुआं नहीं छोड़ती, वहां पर कंप्लीट कंबशन हो रहा होता है। लेकिन कुछ चीजें जैसे कि लकड़ी, कोयला, ये जलने पर बहुत सारा धुआं छोड़ती हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन को कंप्लीटली यूज नहीं कर पाती हैं। इन चीजों में हमारा इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो इसी इनकम्प्लीट कंबशन के कारण हमारा स्मोक प्रोड्यूस होता है बहुत सारी चीजों को जलाने पर। अगला पॉइंट है हमारा कंबशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन व्हीकल्स। भाई इस सबसे तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। दिल्ली में तो आपने सुना होगा, न्यूज में पिछले साल जो है बहुत माथापच्ची हो गई थी, बच्चों के स्कूल तक बंद करने पड़ गए थे इसी पॉल्यूशन के कारण, गाड़ी मोटर के खासकर। तो ये अगर हमारा पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियां होती हैं तो बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस करती हैं। तीसरी चीज है इन बिग इंडस्ट्रीज। भाई जो बड़े बड़ी हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें हम चारकोल और कोयले का प्रयोग करते हैं ताकि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग कर सके, प्रोडक्शन कर सकें। तो वहां पर वो इंडस्ट्रीज में धुआं छोड़ते हैं, जैसे कि हमने पिछली इमेज में देखा भी था। उससे बच के रहना चाहिए। एयर पॉल्यूशन मतलब जब हमारा स्मोक एयर से मिक्स हो जाता है तो जो उसके बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स है, यानी जो उसमें बेसिक गैसेस मिलती हैं हमारी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सारी गैसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस को स्मोक पूरी तरीके से खराब कर देता है। इसी को हम एयर पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ओजोन लेयर। ओजोन लेयर
इज इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। क्या होता है स्ट्रेटोस्फेयर? अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना था। उसके जो लोअर पार्ट होता है, यानी जहां पर ये एरोप्लेन आपका उड़ रहा है, यहाँ पर हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है। अब क्या है ओजोन लेयर और क्या है इसके फायदे, इसके बारे में बात करते हैं। ओजोन लेयर दरअसल में ऑक्सीजन के 3 एटम्स आपस में मिलकर बनाते हैं। ये लेयर हमारे वैसे तो सांस लेने में या और किसी काम नहीं आती है, लेकिन फिर भी इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये जो ओजोन है ये हमारे हार्मफुल यूवी रेज को रोक देती है, जो कि सन से आ रहे होते हैं। सर यूवी रेज ये कुछ युवा सी हैं? नहीं नहीं, यूवी रेज का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ही हार्मफुल लेयर्स होती हैं, रेज होती हैं, जो कि हमें स्किन कैंसर तक कर सकती हैं। जानते हैं इस फिगर के माध्यम से। इस इमेज में आपको ऊपर में सन दिखाई दे रहा है और ये रही हमारी प्यारी ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर अंदर में लाइट को और हीट को तो आने देती है, लेकिन इन यूवी रेज को यहीं से भगा देती है। यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट पैक हो जाती हैं। अगर ये यूवी रेज अंदर आ जाती तो हमें स्किन कैंसर कर जाती है। पर सर मैंने तो सुना है कई लोगों को स्किन कैंसर अभी हो रहा है। हाँ, ये बहुत दुख की बात है कि हमारी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर और एसी, जब ये करते हैं हमारे घर को ठंडा। अब ठंडा करने के लिए ये कुछ गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये गैसेस कई बार इन एसी और रेफ्रिजरेटर से लीक होती हैं और सीधा जाती हैं हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, और वहाँ पर ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करके उसको डैमेज कर देती हैं, जिसके कारण रिसेंट टाइम में ओजोन की परत काफ़ी पतली हो गई है। और कई जगहों पर तो जैसे कि अंटार्कटिका में उस ओजोन लेयर में एक बहुत बड़ा छेद भी हो गया है, जिसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में यूवी रेज अब अर्थ के अंदर एंटर कर रही हैं। और इसीलिए हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, ताकि लोगों को ये अवेयर किया जा सके कि ओजोन लेयर है क्या, इसके ना होने पर हमारी ज़िंदगी में क्या बुरा असर पड़ सकता है और इसे बचाने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे वाटर और लैंड के बारे में। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।